हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस है वो कुछ ना कुछ उसको ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्या है, जो बिजनेस में जो भी पीपल वर्क करते हैं उसमें जो रिटर्न उनको मिलता है, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड ऑन ओनली फॉर प्रॉफिट। ये तो हम लोग को पता है कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। बिजनेस पर्सन देमसेल्फ प्रोक्लेम दैट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विस फॉर ए प्रॉफिट। तो बिजनेस पर्सन क्या है, उसका क्या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करे गुड्स या सर्विस फॉर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए जो भी प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स हो या सर्विस, ठीक है, तो उसको उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेस इज सेड टू बी एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल टू गेट मोर देन व्हाट हैज़ बीन स्पेंट और इन्वेस्टेड, और इन अदर वर्ड्स टू अर्न प्रॉफिट विच इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बिजनेस है, पार्ट बिजनेस है, तो क्या इसमें बिजनेस पीपल अटेम्प्ट ये करता है कि उस जो इन्वेस्ट किया है उससे उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, और उसको ये सभी कह सकते हैं कि अर्न प्रॉफिट जो करेगा, ठीक, वो रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट लगाया है, ठीक है, प्रोडक्शन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो उससे ज़्यादा इनकम हो। ठीक, तो एक तरह का वो पहला मेन इन्वेस्ट बिजनेस एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है। However, it is being increasingly realized nowadays that business enterprise is part of society and need to have several objectives, including social responsibility to survive and prosper in the long run. ठीक है, तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है अभी क्या है, उसका क्या रियलाइज किया कि केवल प्रॉफिट कमाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि वो सरवाइव कर सके और लॉन्ग रन, यानी कि ज़्यादा समय तक वो बिजनेस चल सके। प्रॉफिट इज़ फाउंड टू बी लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वही केवल ऑब्जेक्टिव एक नहीं है। ठीक, ऑल द अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, और ठीक है, हम लोग समझते हैं कि केवल अर्निंग प्रॉफिट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो तो मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो वही केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देना है, इग्नोर नहीं करना। एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट हैज़ बीन इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी अटेम्प्ट करता है बिजनेस में, उसमें वो क्या करना चाहता है कि वो जो इन्वेस्ट किया है उससे उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो यानी कि जो प्रॉफिट हो, और द प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, जब रेवेन्यू इनकम अगर उसका ज़्यादा होगा कॉस्ट से, जितना एक्सपेंस किया है, ठीक है, तो आपका सही मायने में एक तरह का बिजनेस हुआ, यानी कि और बिजनेस सही मायने में वर्क कर रहा है बढ़िया। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एन एजेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, तो इसमें मेन जो प्रॉफिट रिगार्ड करते हैं, प्रॉफिट लिया जाता है कि एजेंशियल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, तो उसका रीज़न है इट इज़ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। ठीक है,
तो ये क्या है, एक तरह का सोर्स है इनकम का, ठीक है, जो बिजनेस पर्सन है उसके लिए। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये एक तरह का फाइनेंस सोर्स है जिससे वो अपना जो बिजनेस है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसको इंक्रीज कर सके। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो वर्किंग है बिजनेस में वो अच्छा चल रहा है। इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जो है इससे क्या होता है कि जो वो क्या करता है, बिजनेस की यूटिलिटी के लिए सोसाइटी का अप्रूवल लेता है, ठीक है। एंड इट बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका रेपुटेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, बिल्ड होगा। However, too much emphasis on profit to the exclusion of other objective can be dangerous for goods business obsessed business, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो डेंजरस भी हो सकता है एक बिजनेस के लिए। केवल प्रॉफिट कमाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेस्ट विथ प्रॉफिट बिजनेस मैनेजर में निगलेक्ट ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर एंड सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। तो ये केवल प्रॉफिट के चलते और जो बिजनेस मैनेजर है उसके अलावा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निगलेक्ट कर देता है। अगर केवल उसको प्रॉफिट कमाना है, क्या है कि केवल प्रॉफिट आते रहे, ठीक है, तो उसमें उसका जो है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कस्टमर के टुवर्ड्स एम्प्लॉई हो गया, इन्वेस्टर हो गया और सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो उसके टुवर्ड्स उसका कम ध्यान रहता है। दे मे इवन बी इंक्लाइंड टू एक्सप्लॉइट वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू अर्न इमीडिएट प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करता है, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए जो वेरियस सोसाइटी सेक्शन है सोसाइटी में, ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि उसको हटाता है, ध्यान नहीं देता है, ठीक है। दिस में रिजल्ट इन द नॉन कॉर्पोरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द इफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अदर पीपल है उसके द्वारा इफेक्टेड होगा बिजनेस, ठीक है, जो अगर माल प्रैक्टिस यानी कि कुछ ख़राब काम करेगा, ठीक है, तो ये उसके लिए अपोजिशन होगा, जो अफेक्टेड करेगा वो पीपल जो है, ठीक है। तो द इंटरप्राइज माइट लॉज बिजनेस एंड मे बी अनएबल टू अर्न प्रॉफिट, तो इससे क्या होगा, बिजनेस का लॉस होगा, ठीक है, बिजनेस जाएगा तो वो और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीज़न वाई देयर इज हार्डली एनी साइजेबल बिजनेस एंटरप्राइज हुज ओनली ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसीलिए इसके चलते क्या होता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ज़्यादा नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव उसका वो बहुत सा कम ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज है आजकल कि जिसमें केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, कि प्रॉफिट केवल मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है जो और बिजनेस का और भी तरह का है, ठीक। ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हर एरिया में होना चाहिए जिससे वो सर्वाइवल कर सके और बिजनेस अच्छा से चला सके। सिंस ए बिजनेस हैज़ टू बैलेंस ए नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए बिजनेस को केवल एक से ज़्यादा नीड्स और गोल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बना चाहिए, ठीक। इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस, ठीक है। तो केवल वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलेगा तो वो अचीव नहीं कर पाएगा इसके लिए। ऑब्जेक्टिव हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया एंड स्फीयर ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी एरिया में एक्सप्रेस ज़रूरी है, ठीक है। और कहीं भी बिजनेस है, कितने बड़े बिजनेस हो, ठीक है, तो उसमें जरूरी है। फॉर एग्जांपल सेल्स टारगेट हैज़ टू बी सेट
The amount of capital to be raised has to be estimated and the target number of unit to be produced need to be defined. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है, सेल्स टारगेट होना चाहिए, सेट किया जाता है, उसके हिसाब से ही जो अमाउंट कैपिटल अमाउंट है उसको रेज करेगा और उस टारगेट जो नंबर यूनिट सेल करने का टारगेट लिया है उसको प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन कॉन्क्रीट टर्म्स व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिफाइन करता है कि बिजनेस को क्या किस पे कंसंट्रेट करेगा, कौन सी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है बिजनेस को चलाने के लिए. ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इनेबल द बिजनेस इज टू एनालाइज देयर ऑन परफॉर्मेंस एंड टेक स्टेप्स एज नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर. ऑब्जेक्टिव क्या करता है कि बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, अगर ख़राब परफॉर्मेंस है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अफेक्टेड द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हर एरिया में चाहिए जो परफॉर्मेंस दे हो, रिजल्ट को अफेक्ट करे. ठीक है, रिजल्ट दे जिसमें बिजनेस जो है सर्वाइव कर सके, यानी कि चल सके और उसका नाम हो. ठीक है, तो अभी हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, कुछ दिया है किसमें उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर. ठीक है, मार्केटिंग स्टैंडिंग क्या है, जो एंटरप्राइज का पोजीशन होना चाहिए मार्केट में. ठीक है, उसके कंपटीटर्स के रिलेशन में. ठीक है, दूसरा कंपटीटर्स है उसके सामने आपका जो है मार्केट पोजीशन क्या है एंटरप्राइज का. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव लेकर चलना पड़ेगा. ए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू स्टैंडिंग एंड ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइज का एम होना चाहिए कि वो अच्छा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत बढ़िया से खड़ा हो सके. ठीक है, जिससे वो जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसको ऑफर कर सके कस्टमर को. ठीक है, तो इससे उसको उनको कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे. ठीक है, तो इसके बाद है इनोवेशन. इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया और मेथड इन द वे समथिंग इज डन और मेड. ठीक है, तो इनोवेशन क्या है, एक नया आइडिया हम लोग जो इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, या फिर मेथड, जो न्यू आइडिया जो मेथड है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको करने के लिए जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको इनोवेशन बोलते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस. ठीक है, तो हर बिजनेस का दो तरह का इनोवेशन होता है. इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस एंड इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस. ठीक है, तो इसमें इनोवेशन में क्या होगा, इसमें इनोवेशन होगा प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस. ठीक है, तो उसके अलावा स्किल्स और जो एक्टिविटी ज़रूरी है सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को. ठीक है, तो इसको इनोवेशन करेगा. नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन. ठीक है, तो आजकल क्या कंपटीशन बहुत है, तो कोई भी बिजनेस बिना इनोवेशन का कम्पिटिटिव नहीं हो सकता, कम्पीट नहीं कर सकता आजकल बिजनेस में. ठीक है, देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इनोवेशन एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया. प्रोडक्टिविटी इज एसर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विथ द वैल्यू ऑफ इनपुट. ठीक है, प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते हैं जो आपका आउटपुट कितना हुआ, जो हम लोग इनपुट किए. ठीक है, उसमें जो लगा है बिजनेस में उससे कितना आउटपुट हुआ, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. इट इज़ यूज्ड एज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, तो इससे हम लोग एफिशिएंसी भी मेजर करते हैं. इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस एवरी इंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. ठीक है, तो कंटिन्यूअस चलाने के लिए और प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, तो जो एवरी इंटरप्राइज है, सभी इंटरप्राइज का
एम होगा कि उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और वो जो यूज करता है रिसोर्स वो अच्छा अवेलेबल बेस्ट यूज कर सके। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिसेस etc. and financial resource like that is funds to be able to produce and supply goods and service to its customer। ठीक है, तो हर बिजनेस को क्या फिजिकल रिसोर्स चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्स में क्या चाहिए उसको, प्लांट होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्स में क्या चाहिए उसको, फंड चाहिए। ठीक है, जिससे वो प्रोड्यूस और सप्लाई कर सके गुड्स और सर्विस को कस्टमर को। ठीक है, द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दिस रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। ठीक, तो बिजनेस एंटरप्राइज का मेन एम होगा कि ये भी एक एम होगा कि वो जो रिसोर्स एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही वो रिसोर्स को एक्वायर करेगा और यूज करेगा, एफिशिएंटली यूज करेगा। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अर्निंग प्रॉफिट इज एन ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग कैपिटल लगाए उसमें। ठीक है, तो जो हम लोग मनी लगाए बिजनेस में, ठीक है, तो उससे वो प्रॉफिट अर्न करे। ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, कमाते हैं, कैपिटल जो इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा इनकम मिलता है, तो उसको प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रीजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, तो हर बिजनेस को कुछ प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है और ग्रोथ करना है तो। ठीक, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैनेजर का परफॉर्मेंस होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज नीड ए मैनेजर टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइज को मैनेजर और जो टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी को मैनेजर चाहिए जो कंडक्ट और कोऑर्डिनेट कर सके, उसको चला सके। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को। वेरियस प्रोग्राम्स एंड फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए वेरियस डिफरेंट तरह का प्रोग्राम जरूरी करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट देयरफॉर इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। द एंटरप्राइज मस्ट एक्टिवली वर्क फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो मैनेजर का परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिससे वो एंटरप्राइज जो है अच्छा से वर्क कर सके, चल सके। ठीक, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो ये वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड भी एक ऑब्जेक्टिव है, जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सके प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जो भी एंटरप्राइज है उसमें वो कंट्रीब्यूट और कर सके। ठीक है, देयरफॉर एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हर एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो वर्कर का परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करे। इट शुड आल्सो ट्राई टू इंश्योर ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन पार्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वर्कर हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, सही रहेगा एटीट्यूड। ठीक है, ठीक रहेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्स फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन सोशली डिजायरेबल मैनर। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन है बिजनेस फर्म का जो रिसोर्स में कंट्रीब्यूट करे और सॉल्विंग जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, और वर्क है उसको सोसाइटी के मैनर में
चला सके। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो अभी हम लोग बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे। रिस्क क्या है? एक तरह का लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या काम है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रॉफिट और जो लॉस है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गया जो बिजनेस के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इवेंट हो गया तो उसमें आपका एक तरह का उसको बिजनेस रिस्क बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, डिमांडिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जो डिमांड है कंज्यूमर को प्रोडक्ट का वो कम हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो गया या फिर प्रेफरेंस चेंज हो गया, और ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर। ठीक है, या फिर जो अदर प्रोड्यूसर है सेम का प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उससे कंपटीशन के लिए इंक्रीज हो गया, तो एक तरह का रिस्क है। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो जो लोअर डिमांड है उससे क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका सेल्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट भी। इन अदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। ठीक है, तो या फिर कोई शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का जिससे वो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना रहा है। ठीक है, मार्केट में, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। द फर्म्स यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग देम। ठीक है, तो फर्म क्या करेगा? उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए ज़्यादा पे करेगा। एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न्स में रिड्यूस प्रॉफिट। ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन का कॉस्ट जो लग रहा था 100 रुपया था, 110 रुपया हो जाएगा, तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बिजनेस एंटरप्राइज कंस्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, तो दो तरह का रिस्क होता है बिजनेस के को। पहला क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? जिसमें गेन और लॉस दोनों अवेलेबल है, कोई भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव अराइज ड्यू टू change in market condition including fluctuation in demand and supply, change in price or change in fashion and taste of customer, favorable market। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है वो किससे अराइज होगा? जो मार्केट कंडीशन से अराइज होगा। ठीक है, मार्केट कंडीशन में चेंज हो गया, जैसे फ्लक्चुएशन हो गया, बढ़ गया, घट गया, सप्लाई और डिमांड में फ्लक्चुएशन हो गया, प्राइस में चेंज हो गया, या फिर फैशन में चेंज जो भी, और या फिर फैशन और टेस्ट में चेंज हो गया कस्टमर का। ठीक है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन्स वेयर एज अनफेवरेबल वंस में रिजल्ट इन लॉस। ठीक है, जो अगर फेवरेबल कंडीशन है मार्केट में तो उससे क्या होगा? गेन होगा, अगर अनफेवरेबल है तो लॉस होगा। ए प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी और लॉस और नो लॉस। ठीक है, प्योर रिस्क में क्या होता है कि ये आपका लॉस होगा या फिर नहीं होगा। द चांस ऑफ फायर थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? चोरी हो गया, या फिर जल गया, या फिर कोई वर्कर है वो स्ट्राइक कर दिया, बंद भी कर दिया, ताला स्ट्राइक कर दिया कम बिजनेस में, तो ये प्योर रिस्क हो गया। देयर ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। ठीक है, तो उससे क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा? लॉस होगा, और एब्सेंस होगा, वेयर एज नॉन ऑकरेंस होगा तो एक्सपेंस लॉस को एक्सप्लेन करेगा। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी से अराइज होता है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी माने क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो कम है, लैक कम है। ठीक है, तो क्या फ्यूचर में क्या होगा वो आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी है।
Natural calamities, change in demand and price, change in government policy, improvement in technology, etc. are some of the examples of uncertainty which create risk for business because the outcome of the future event is not known in advance. ठीक है, तो ये नेचुरल क्लाइमेटीज हो गया, जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड आ गया, या फिर चेंज हो गया डिमांड में या प्राइस में, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है अनसर्टेनिटी है, एक रिस्क है, बिजनेस को रिस्क क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आउटकम क्या होगा, फ्यूचर इवेंट जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, तो जो हम लोग को पहले से पता नहीं है। ठीक है, तो ये सब अनसर्टेनिटी है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, सभी बिजनेस का मेन पार्ट है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, कोई भी जो भी बिजनेस है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, या वो जो है अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस जैसा कैसा है, स्मॉल है या लार्ज है, उसके हिसाब से वो रिस्क राइज होगा, या फिर जो प्रोडक्ट है उसका बिजनेस में। ठीक है, तो जो डिफरेंट बिजनेस है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो उसमें जो रिस्क होगा। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये जो रिस्क है वो किस पे डिपेंड है, आपका बिजनेस का साइज क्या है। ठीक है, और टाइप क्या है। ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एंड साइज ऑफ बिजनेस दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन ए बिजनेस। ठीक है, तो नेचर क्या होना चाहिए, किस तरह का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है बिजनेस। ठीक है, तो ये एक नेचर हो गया। साइज यानी कि वॉल्यूम, कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है और सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये साइज हो गया। ये मेन फैक्टर है जो रिस्क के अमाउंट को डिटरमाइन करता है, बिजनेस में डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल, ए बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है, जैसे फैशनेबल आइटम है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। सिमिलरली, ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ ए हायर रिस्क देन व्हाट ए स्मॉल स्केल हैज़। ठीक है, लार्ज स्केल में स्मॉल स्केल से ज़्यादा रिस्क रहेगा। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो जो रिस्क हम लोग लेते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह का हमारा रिवार्ड है, यानी कि अचीवमेंट है। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे तो गेन नहीं होगा, एक तरह का एक पुराना ही दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो अभी सभी बिजनेस पे अप्लाई होता है, किस भी तरह का हो बिजनेस उसमें अप्लाई होगा। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ए बिजनेस हायर इन द चांस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट का चांस बढ़ेगा। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्सपेक्ट करता है हायर प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कि ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वो रिस्क ले सकता है। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, जो वो एक तरह का रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। काउज क्या होता है, नेचुरल काउज। ह्यूमन बींग्स हैव लिटल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन, etc। ठीक है, इससे क्या होता है, नेचुरल काउज क्या है, जो अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया। ठीक है, जो नेचुरली होता है, जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, रेन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये सब का जो है ये नेचुरली रिस्क है। दिस रिजल्ट इज हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ठीक है, उससे क्या होता है,
लाइफ यानी कि जीवन का घाटा है, या फिर प्रॉपर्टी है या इनकम है बिजनेस में, वो सब एक तरह का लॉस है। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड विद सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेल्योर, स्ट्राइक, राइट्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ह्यूमन कॉज क्या होगा? जिसमें अनएक्सपेक्टेड यानी कि वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये इवेंट होगा, जैसे डिसऑनेस्टी, कोई ऑनेस्टी सही नहीं हो, केयरलेसनेस, केयर नहीं करता हो, और एम्प्लॉय को नेग्लेक्ट यानी कि एम्प्लॉय को निगलेक्ट करता है, एम्प्लॉय को ध्यान नहीं देता। पावर ख़राब हो गया, उसके चलते वर्क बंद हो जाता है। स्ट्राइक हो गया, ठीक है, कोई बंद कर दिया, को लेबर है वो स्ट्राइक कर दिया, या फिर राइट्स हो गया बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच, मैनेजमेंट के बीच में कोई अच्छा सा काम वर्क नहीं हुआ, तो इस तरह का ह्यूमन कॉज हो गया। इकोनॉमिक कॉज देज इंक्लूड्स uncertainty related to demand for goods, competition, price, collection of dues from customer, change of technology और method of production etc. ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज में क्या होगा? वो डिमांड है गुड्स का, उसके रिलेटेड कंपटीशन हो गया, ठीक है, प्राइस, ठीक, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर के पैसा पहले मनी नहीं दिया है, ठीक है, उससे कलेक्शन करने के लिए। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होते रहता है, चेंज होते रहता है। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी चेंज होता है, ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक कॉज है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक एराइज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है किससे एराइज होगा? इंटरेस्ट रेट वो बोरो किया है किसी से, ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए, टैक्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इस तरह ये सब इकोनॉमिक कॉज है। आल्सो कम अंडर दिस टाइप ऑफ कॉज एज दे रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर बिजनेस। ये जो है, ये कॉज जो है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो कॉस्ट हम लोग एक्सपेक्ट किए उससे ज़्यादा हो जाता है बिजनेस को चलाने में। अदर कॉजेज इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेल्योर सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। और इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जैसे राज्य में पॉलिटिकल है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेज हो गया, ठीक है, मशीन फेल हो गया, जैसे बॉयलर जो है वर्क करना बंद कर दिया, एक्सचेंज रेट में चेंज हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, यानी कि ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगा, ठीक है, तो इस तरह का। स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेन फैक्टर क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आपका कौन से लाइन में जाना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाई एनी इंटरप्राइज और न्यू बिजनेस इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन, ठीक है, तो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर जो भी है, पर्सन जो है, ठीक है, he will obviously like to enter the branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profit, ठीक है, तो क्या करेगा? जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स को का ब्रांच लगाएगा जिससे वो प्रॉफिट ज़्यादा कर सके। द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द मार्केट एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो डिसीजन की तो क्या जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है मार्केट में और कौन से तरह का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और उसमें किस क्या इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर पर्सन का, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट
ये हो गया साइज ऑफ फर्म। इसमें साइज देखेगा कि कितना बड़ा बिजनेस करना है। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो कितना साइज होना चाहिए, ठीक है, तो सब डिसीजन भी उसको लेना पड़ेगा पहले इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सम फैक्टर फेवर ए लार्ज साइज वेयर एज अदर टेंड टू रेस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कुछ फैक्टर ऐसा है जो लार्ज साइज को फेवर करेगा और उसके अलावा जो कुछ ऐसा है जो रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसमें बाधा करेगा स्केल ऑफ ऑपरेशन के लिए। इफ़ द एंटरप्रेन्योर इज confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange the necessary capital for business, he will start the operation at a large scale। अगर वो पर्सन है उसको कॉन्फिडेंट है कि वो जो प्रोडक्ट प्रपोज कर रहा है, ठीक है, उस अच्छा है, ठीक है, उस समय में, और वो क्या अरेंज करेगा, नेसेसरी कैपिटल फॉर बिजनेस, बिजनेस में को चलाने के लिए जो कैपिटल ज़रूरत है उसको अरेंज करेगा। ही विल स्टार्ट द ऑपरेशन एट ए लार्ज स्केल। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे भी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। इफ़ द मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन एंड रिस्क आर हाई, ए स्मॉल साइज बिजनेस शुड बी बेटर चॉइस। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन में अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, ज़्यादा है, तो उसमें छोटे तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, तो ऑनरशिप कैसा होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू ऑनर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सेल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ऑनर यानी कि जो चलाने वाला है बिजनेस को, ठीक है, तो उसमें उसको कैसा होना चाहिए, सेल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल, पार्टनरशिप मोर देन वन पर्सन, या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ईच फॉर्म हैज इट्स ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, सबका अलग अलग मेरिट्स है और डिमेरिट है। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर एज द लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लीगल फॉर्मेलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ट्रांसफरेबिलिटी एंड ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें ऑनरशिप का जो चॉइस है वो सूटेबल हो, वो ऐसा किस पे फैक्टर पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल चाहिए, लायबिलिटी ऑफ ऑनर, ऑनर्स के पास कितना क्षमता है जो लायबिलिटी यानी कि लोन ले सके, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना देना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ जो है उसको पूरा करने के लिए बिजनेस को कंटिन्यूअस रखना है, और ट्रांसफरेबल ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना है, और ऐसे बहुत सारे। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कहाँ उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसमें गलती है, कुछ भी मिस्टेक होता है, गलती होता है, ठीक है, लोकेशन चूज़ करने में, ठीक है, तो उसमें हाई कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा प्रोडक्शन में, इनकन्वीनियंट होगा जो इनपुट के लिए, सर्विंग द कस्टमर इन द बेस्ट वे पॉसिबल वे। ठीक है, कस्टमर को अच्छा से नहीं दे पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, पावर सप्लाई एंड सर्विस लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फैक्टर वाइल मेकिंग इट चॉइस ऑफ लोकेशन। लोकेशन को लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, और लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, पावर सप्लाई और सर्विस अवेलेबल है कि नहीं, जैसे बैंक है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए टावर है कि नहीं, स्टोर करने के लिए वेयर हाउस है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको लेकर ही आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोपोज्ड बिजनेस। ठीक है, तो
फाइनेंसिंग क्या है, वो कैपिटल के लिए और कैपिटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए, ठीक। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड इन करेंट, ठीक है। तो कैपिटल किस लिए रिक्वायर है? फिक्स्ड एसेट यानी कि जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसमें इन्वेस्ट करना, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसमें इन्वेस्ट करना, और करेंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, बुक डेट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें करेंट एसेट्स में क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो गया, बुक में कितना डेट है, ठीक है, स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का। कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस, ठीक है, जो डेली का एक्सपेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए कैपिटल जरूरी है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, सोर्स फ्रॉम विच कैपिटल विल बी रेज्ड एंड द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फंड, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या डिटरमाइन बताएगा कि कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है आपको, सोर्सेज क्या है जिससे हम लोग कैपिटल रेज कर सकें, और बेस्ट वे यानी कि उस कैपिटल को फर्म में अच्छा से यूटिलाइज कर सकें। फिजिकल फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग मशीन एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विस इज a very important factor to be considered at the start of the business, ठीक है। फाइनेंशियल फिजिकल फैसिलिटी जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग और सपोर्टिव सर्विस जो उसके साथ सपोर्ट है सर्विस, ये सब इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डिसीजन किससे रिलेट होगा कि आपका नेचर कैसा है, टाइप कैसा है और साइज कैसा है, कितना बड़ा है, कितना साइज है, क्या है अवेलेबल, कितना फंड अवेलेबल है, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर प्लांट लेआउट, वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज हैज बीन डिटरमाइंड द enterprise should draw a layout plan showing the arrangement of this facility, ठीक है। और जो फैसिलिटी फिजिकल फैसिलिटी है वो रिक्वायर डिटरमाइन कर लिया, देख लिया कि क्या क्या ज़रूरत है फिजिकल फैसिलिटी, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो लेआउट बनाएगा, प्लान बनाएगा, ठीक है, कि कहाँ कौन सा अरेंज करना है, कौन से फैसिलिटीज़ को कहाँ रखना है। लेआउट में भी मीन्स द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट नीडेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। लेआउट क्या है? फिजिकल जो अरेंजमेंट करना है, ठीक है, कहाँ रखना है मशीन और इक्विपमेंट को जिससे वो मैन्युफैक्चर कर सके प्रोडक्ट। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड फॉर वर्क फोर्स, एवरी एंटरप्राइज नीड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो हर एंटरप्राइज के लिए जो वर्कर हैं उनको कंपटीशन कर सके और कमिट हो उस वर्क के लिए, जिससे वो परफॉर्मेंस देकर एक्टिविटी जो है फिजिकल वेरियस एक्टिविटी सो डैट जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, he must identify the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff, ठीक है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल जो है वो सब काम तो नहीं कर सकता, तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा जो स्किल रिक्वायर है और रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है। जो स्किल्ड है जिसके पास कुछ स्किल है या फिर जिसके पास स्किल नहीं है वैसा वर्कर काम करने वाले, और जो मैनेज कर सके बिजनेस को वैसे स्टाफ को देखेगा। प्लान शुड बी also be made about how the employees will be trained and motivated to give their best performance। एक और प्लान हम लोग बनाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज बनाता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करे, यानी कि शिक्षण और मोटिवेट करे कुछ भी, ठीक है, तो उससे वो परफॉर्मेंस दे सके वर्कर। टैक्स प्लानिंग,
Tax planning has become necessary these days because there are number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of functioning of modern business. ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, कंट्री में डिफरेंट तरह का लॉ बनाया गया टैक्स का, ठीक है, जो फंक्शन है बिजनेस का उसमें वो इन्फ्लुएंस करता है। द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन एडवांस द टैक्स लायबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन। ठीक है, तो जो फाउंडर है वो क्या टैक्स लायबिलिटीज को पहले से कंसिडर कर लेगा एडवांस में, जो आपका लॉ है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस को डिसीजन लेने में। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, ठीक है, फिर उसके बाद वो लॉन्च करेगा। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विथ एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जितना भी वो डिसीजन ले लिया, पूरा अभी तक जितना डिसीजन लिए देखे वो अगर ले लिया तो वो स्टार्ट कर सकता है इंटरप्राइज को एक्चुअल, जिससे वो जो रिसोर्सेज है उसका यूज कर सके, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके और सेल को स्टार्ट करे और प्रमोशन करे। ठीक है, आज इतना, फिर आगे कल नेक्स्ट क्लास तेरी से।